तो दोस्तों द लास्ट थिंक मी टॉल मी कर ये जो सीरीज है, इसका नया सेक्शन हमें देखने को मिलने वाला है एप्पल टीवी की तरफ से। बहुत दिनों से आप इसका इंतज़ार कर रहे थे, तो फाइनली ये रिलीज़ होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी सीरीज के बारे में बात करेंगे। सारी कुछ अपडेट है इसकी आपको इस वीडियो में बताएंगे, और साथ ही साथ इसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग फैक्टर, डिटेल सारी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाले हैं। तो आप वीडियो को लाइक कर दें, आगे मैं इसकी और इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ। द लास्ट थिंग ही टोल्ड मी एप्पल टीवी प्लस के लिए एक अमेरिकी रहस्य थ्रिलर टेलीविजन श्रृंखला।
जो लॉरा डेव के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। इस श्रृंखला को लॉरा डेव और जॉश सिंगर ने विकसित किया है और इसमें जेनिफर गार्नर ने हन्ना हॉल की भूमिका निभाई है। इसका प्रीमियर 14 अप्रैल 2023 को हुआ था। मार्च 2024 में श्रृंखला को दूसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया, जिसका प्रीमियर 20 फरवरी 2026 को हुआ। आधार ये श्रृंखला हन्ना हॉल की कहानी बताती है, जो अपने हाल ही में लापता हुए पति की तलाश करते हुए अपनी सौतेली बेटी के साथ एक अप्रत्याशित रिश्ता बनाती है। कलाकार और पात्र मुख्य जेनिफर गार्नर ने हन्ना हॉल की भूमिका निभाई एंगोरी राइस बेली माइकल्स, क्रिस्टीन, हन्ना की सौतेली बेटी के रूप में। आयशा टाइलर ने जूल्स निकोल्स का किरदार निभाया है, जो हन्ना की सबसे अच्छी दोस्त और पत्रकार है। ऑगस्टो अग्विलेरा ने ग्रेडी ब्रैडफोर्ड की भूमिका निभाई। निकोलाज कोस्टर वाल्डो ओवेन माइकल्स, एथन यंग के रूप। डेविड मोर्स ने निकोलस बेल की भूमिका निभाई, जो ओवेन के पूर्व ससुर और बेली के दादा हैं और कैंपानो परिवार के नाम से जाने जाने वाले माफिया संगठन के वकील हैं। पुनरावर्ती जॉन हार्लन किम ने बॉबी पार्क की भूमिका निभाई है, जो बेली का प्रेमी है। जेफ स्टल्ट्स ने जेक डेविस का किरदार निभाया है, जो हन्ना का पूर्व मंगेतर और वकील है। उत्पादन विकास 4 मई 2021 को रिलीज होने से पहले उपन्यास द लास्ट थिंग ही टोल्ड मी के अधिकार हेलो सनशाइन और रेड ओम फिल्म्स ने खरीद लिए थे। इसके तुरंत बाद 20वीं टेलीविजन के साथ साझेदारी में हेलो सनशाइन और रेड ओम फिल्म्स ने इस प्रोजेक्ट को बाजार में उतारा। एक बेहद प्रतिस्पर्धी बोली युद्ध में एप्पल ने इस प्रोजेक्ट को जीत लिया और इसे सीधे श्रृंखला के रूप में बनाने का आदेश दिया। उपन्यास की लेखिका लॉरा डेव अपने पति जोश सिंगर के साथ रूपांतरित पटकथा लिखेंगी। ओलिविया न्यूमन श्रृंखला के पायलट एपिसोड का निर्देशन करेंगी, जबकि डेनिस गामजे एर्गुवेन, डेजी वॉन शेरलर मेयर और लीला न्यूगेबॉयर अन्य एपिसोड का निर्देशन करेंगी। मार्च 2024 में एप्पल टीवी प्लस ने श्रृंखला को दूसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया। ढलाई जनवरी 2021 में जूलिया रॉबर्ट्स को द लास्ट थिंग ही टोल्ड मी में मुख्य भूमिका के लिए चुना गया। नवंबर 2021 में जेनिफर गार्नर ने रॉबर्ट्स की जगह मुख्य कलाकार और निर्माता के रूप में कार्यभार संभाला। अप्रैल 2022 में एंगोरी राइस को कलाकारों में शामिल किया गया, जबकि निकोलज कोस्टर वाल्डो, आयशा टाइलर, जॉफ स्टल्ट्स, जॉन हार्लन किम और ऑगस्टो अग्विलेरा मई में शामिल हुए। फिल्माने सीरीज की शूटिंग 3 मई 2022 को शुरू हुई। शो का कुछ हिस्सा साउसालिटो कैलिफोर्निया में वाल्डो पॉइंट हार्बर लिबर्टी डॉक में एक हाउस बोट में फिल्माया गया था। एपिसोड श्रृंखला का अवलोकन मौसम एपिसोड मूल रूप से जारी किया गया, पहली बार जारी किया गया, अंतिम बार जारी किया गया। नेटवर्क 1 7 14 अप्रैल 2023, 19 मई 2023, एप्पल टीवी प्लस 2 8 20 फरवरी 2026, 10 अप्रैल 2026, एप्पल टीवी सीजन 1 2023। नहीं, कुल मिलाकर नहीं। मौसम में शीर्षक निर्देशक द्वारा लिखित। मूल रिलीज तिथि उत्पाद कोड उसे सुरक्षा दो। ओलिविया न्यूमैन, लॉरा डेव और जॉश सिंगर 14 अप्रैल 2023। GZL-01 कैलिफोर्निया के सोसालिटो में सफल लकड़ी कारीगर हन्ना हॉल की शादी ओवेन माइकल से हुई है, जो द शॉप नामक एक सॉफ्टवेयर स्टार्टअप में काम करता है। हन्ना का वैवाहिक जीवन सुखमय है, लेकिन वह अपनी किशोर सौतेली बेटी बेली के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ने में संघर्ष करती है। जब धोखाधड़ी के आरोप में FBI द शॉप पर छापा मारती है, तो ओवेन गायब हो जाता है, लेकिन वह हन्ना के लिए एक नोट छोड़ जाता है, जिस पर लिखा होता है, उसकी रक्षा करना। ओवेन बेली के लिए भी एक नोट और पैसों से भरा एक बैग छोड़ जाता है। हन्ना ये मानना चाहती है कि ओवेन को धोखाधड़ी की जानकारी नहीं थी, लेकिन उनके पत्रकार मित्र जूल्स को ये बात असंभव लगती है, क्योंकि जब हन्ना ने उसे छापे की चेतावनी दी थी, तो वह बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ था। हन्ना को लगता है कि उनके घर पर नजर रखी जा रही है। एक अमेरिकी मार्शल हन्ना को चेतावनी देता है कि ओवेन वैसा नहीं है जैसा उसने सोचा था। अगले दिन ओलिविया न्यूमैन, लॉरा डेव और जॉश सिंगर 14 अप्रैल 2023। GZL-02 बेली के विरोध के बावजूद हन्ना उसे स्कूल भेजती है, जहां बेली का प्रेमी बॉबी ही उसका साथ देता है। FBI एजेंट हन्ना से संपर्क करते हैं और जब वो उन्हें बताती है कि उसने ग्रेडी ब्रैडफोर्ड नाम के एक अमेरिकी मार्शल से बात की है, तो वे आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ग्रेडी के नंबर का एरिया कोड ऑस्टिन का है और हन्ना की आगे की जांच से पता चलता है
कि ओवन का ऑस्टिन से पुराना नाता है। हन्ना कानूनी सलाह के लिए अपने वकील पूर्व प्रेमी जेक से संपर्क करती है और जेक ओवन के इतिहास की छानबीन करने के लिए एक निजी जासूस नियुक्त करता है। बेली को लगता है कि उनके घर में कोई घुसपैठ हुई है, लेकिन हन्ना को नहीं लगता कि कुछ गायब हुआ है। ग्रेडी चुपके से हन्ना का पीछा करता है, लेकिन जब हन्ना बेली को ऑस्टिन के लिए सुबह की फ्लाइट से ले जाती है तो वो उसे पकड़ नहीं पाता। ऑस्टिन को विचित्र बनाए रखें। डेनिज, गम्जे एर्गुवेन, जेमी रोसनगार्ड, 21 अप्रैल 2023, 1GZL03। हन्ना और बेली। बेली की ऑस्टिन से जुड़ी बचपन की धुंधली यादों का पीछा करते हुए एक चर्च तक पहुंचती हैं, जहां बेली और ओवन ने एक बार शादी में शिरकत की थी। हालांकि चर्च में बेली की बताई गई अवधि की किसी भी शादी का कोई रिकॉर्ड नहीं है। दुकान का सुरक्षा अधिकारी जो हन्ना के घर पर नजर रख रहा था, अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रेडी उसे रोक देता है। ग्रेडी खुद घर में घुस जाता है और पैसों से भरा बैग ढूंढ लेता है। ओवन के लैपटॉप पर मिले पासवर्ड के संकेत के आधार पर हन्ना जूल्स से बेली के गुल्लक की जांच करने को कहती है। जूल्स जांच करता है और उसे अंदर एक चाबी मिलती है। जेक हन्ना को बताता है कि सॉसेलिटो पहुंचने से पहले ओवन और बेली माइकल्स के अस्तित्व का कोई रिकॉर्ड नहीं है। आपके जीवन का साक्षी। डेनीज, गम्जे एर्गुवेन, हैरिस डेनो, 28 अप्रैल 2023, UNGZL04। उलझन में पड़ी हन्ना बेली को बताती है कि उसके पिता ने उनकी पहचान कैसे बदली। हन्ना और बेली ओवन के पूर्व गणित प्रोफेसर टोबियास कुकमैन से मिलती हैं, जो ओवन की संभावित पहचान का पता लगाने में उनकी मदद करते हैं। पिछले दिन के चर्च से हन्ना को एक सूचना मिलती है, क्योंकि सही समय पर चार्ल्स स्मिथ और एंड्रिया रेस की शादी हुई थी। ओवन की कक्षा की वार्षिक पुस्तिका खोजते समय हन्ना और बेली को कैथरीन स्मिथ की एक तस्वीर मिलती है, जो बेली से बहुत मिलती जुलती है। हन्ना के निर्देश पर जूल्स पैसों से भरा बैग ढूंढता है, लेकिन वो गायब है। हन्ना जूल्स को अपनी कार्यशाला में एक तिजोरी ढूंढने के लिए कहती है, जो गुल्लक की चाबी से मेल खा सकती है। ग्रेडी अपने बॉस को माइकल्स मामले के बारे में बताता है और चिंता व्यक्त करता है कि हन्ना और बेली खतरे में है। द नेवर ड्राई, डेजी वॉन शेरलर मेयर, इसहाक गोमेज, 5 मई 2023, UNGZL05। हन्ना और बेली को स्मिथ परिवार का बार नेवर ड्राई मिल जाता है। हन्ना बार के मालिक चार्ली स्मिथ से मिलती है, जो पुष्टि करता है कि वह कैथरीन का भाई है और कैथरीन की कुछ समय पहले मृत्यु हो गई थी। जब हन्ना चार्ली को ओवन की तस्वीर दिखाती है तो चार्ली गुस्से में प्रतिक्रिया करता है। बेली बीच में आती है और चार्ली उसे क्रिस्टीन कहकर पुकारता है। चार्ली हन्ना और बेली का पीछा करता है, लेकिन वे बच निकलती हैं। बेली को एक और याद आती है, जिससे पुष्टि होती है कि कैथरीन उसकी मां थी। ग्रेडी को डाक से ओवन का मोबाइल फोन मिलता है, जिसमें इस बात का रिकॉर्ड है कि ओवन ने दुकान में हो रही धोखाधड़ी को रोकने की कोशिश कैसे की थी। जूल्स और जेक हन्ना को बताते हैं कि उन्हें ओवन की तिजोरी मिल गई है, जिसमें एक वसीयत है जिसमें उसका नाम एथन यंग लिखा है। ओवन एथन की दिवंगत पत्नी के पिता निकोलस बेल शक्तिशाली कैंपानो गिरोह के वकील थे, और कैथरीन की हत्या के बाद ओवन ने सरकारी गवाह के तौर पर कैंपानो गिरोह के प्रमुख सदस्यों को बेनकाब किया था। हन्ना ऑस्टिन से जाने की तैयारी करती है, लेकिन बेली गायब है। ग्रेडी हन्ना को ढूंढता है और बेली की तलाश के लिए लोगों को बुलाता है। जब हम युवा थे, लीला, न्यू गेबॉयर, एरिका टवेरा और एलेग्रा काल्डेरा, 12 मई 2023, UNGZL06। बेली अपनी मौसी एंड्रिया रेस को ढूंढ निकालती है, जो उसे अपने परिवार और ओवन द्वारा उसे ले जाने के कारणों के बारे में बताती है। ग्रेडी हन्ना को बताता है कि उसे और बेली को गवाह सुरक्षा में जाना होगा, क्योंकि कैंपानो परिवार ओवन को छिपने की जगह से बाहर निकालने के लिए उन्हें मोहरे के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। ग्रेडी हन्ना को पैसों से भरा बैग लौटा देता है और उसे इसका इस्तेमाल करने की सलाह देता है, जो साफ है और ओवन ने इसी उद्देश्य से तैयार किया होगा। हन्ना को संदेह है कि गवाह सुरक्षा पर्याप्त होगी या नहीं, क्योंकि अमेरिकी मार्शल कार्यालय में कुछ जानकारी लीक हो गई है। इसके अलावा इस कदम से बेली का जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, जिसे हन्ना का मानना है कि ओवन ने पहले ही छोड़कर टालने की कोशिश की थी। निकोलस और ग्रेडी दोनों बेली को लेने के लिए एंड्रिया के घर जाते हैं, लेकिन ग्रेडी पहले पहुंच जाता है। हन्ना चुपके से अमेरिकी मार्शल कार्यालय से निकल जाती है और चार्ली से मिलती है और उससे कहती है कि वो निकोलस से सीधे बात करना चाहती है। 77 अभयारण्य, ओलिविया न्यूमैन, लॉरा डेव और जॉश सिंगर, 19 मई 2023, 1GZL07। चार्ली हन्ना को निकोलस के घर भेजता है। हन्ना निकोलस को एक प्रस्ताव देती है। वो और बेली गवाह सुरक्षा में नहीं जाएंगी
और वो बेली को उसके दादा और विस्तारित परिवार से दोबारा मिलने देंगी, बशर्ते निकोलस कैम्पानो परिवार से उनकी सुरक्षा की गारंटी दे सके। हन्ना ये स्वीकार करती है कि ये सुरक्षा ओवन को कभी नहीं मिल सकती, जिसे फरार रहना होगा। ओवन बेली को फोन करके माफी मांगता है और बेली समझ जाती है कि वो शायद उसे फिर कभी न देख पाए। ग्रेडी हन्ना और बेली को निकोलस पर भरोसा न करने की सलाह देता है, लेकिन बेली हन्ना का साथ देने का फैसला करती है। वे सौसालिटो में अपने जीवन में लौट आते हैं, इस बात से अवगत होते हुए कि उन पर माफिया की नजर है। 5 साल बाद हन्ना और बेली का रिश्ता सुधर गया है। बेली हन्ना को मां कहकर पुकारती है। अपनी लकड़ी की कलाकृतियों की प्रदर्शनी में हन्ना की मुलाकात भेस बदले हुए ओवन से होती है, जो फुसफुसाकर कहता है कि वो अब भी उससे प्यार करता है। सीजन 2 2026 नहीं, कुल मिलाकर नहीं। मौसम में शीर्षक, निर्देशक द्वारा लिखित। मूल रिलीज तिथि, उत्पाद कोड 81, गर्दनी फली, डेजी वॉन शेरलर, मेयर एरन जेलमैन, 20 फरवरी 2026। 2GZL01। हन्ना और बेली ने निकोलस और उसके परिवार के साथ अच्छे संबंध बना लिए हैं, लेकिन हन्ना निकोलस के पुराने बॉस फ्रैंक कैम्पानो को पहचानने से इनकार करती है, जो अभी भी ओवन को मारना चाहता है। हन्ना की हिचकिचाहट के बावजूद बेली कैथरीन की सबसे अच्छी दोस्त और फ्रैंक की बेटी क्विन फेवरेओ से मिलती है, ताकि कैथरीन के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सके। ओवन ह्यूस्टन में ग्रेडी की मदद से कैम्पानो परिवार के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा है, इस उम्मीद में कि वह हन्ना और बेली के पास वापस लौट आएगा। ओवन हन्ना की प्रदर्शनी में जाता है और उसे एक हार देता है। 2 आदमी हन्ना का अपहरण करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह बेली के साथ पहले से तैयार योजना के तहत बच निकलती है। वे चार्ली से संपर्क करते हैं, जो उन्हें बताता है कि निकोलस की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई है और सब कुछ बदल गया है। ग्रेडी हन्ना और बेली से मिलने आता है। 9-2 सुरक्षित, टीबीए एडमस्टीन, 27 फरवरी 2026। टीबीए 10-3, टीबीए टीबीए लिसा लॉन्ग, 6 मार्च 2026। टीबीए 11-14, टीबीए टीबीए एलेग्रा काल्डेरा, 13 मार्च 2026। टीबीए 12-5, टीबीए टीबीए जीन क्योंग फ्रेजियर, 20 मार्च 2026। टीबीए 13-6, टीबीए टीबीए टॉम स्मट्स, 27 मार्च 2026। टीबीए 14-7, टीबीए टीबीए चैंडलर स्मिथ, 3 अप्रैल 2026। टीबीए 15-8, टीबीए टीबीए आरोन जेलमैन और एडम स्टीन, 10 अप्रैल 2026। टीबीए मुक्त करना द लास्ट थिंग ही टोल्ड मी का प्रीमियर 14 अप्रैल 2023 को हुआ, जिसके पहले 2 एपिसोड तुरंत उपलब्ध थे और बाकी एपिसोड्स 19 मई तक साप्ताहिक आधार पर एप्पल टीवी प्लस पर दिखाए गए। दूसरा सीजन 20 फरवरी 2026 को एप्पल टीवी पर प्रीमियर हुआ। आयशा टाइलर एक अमेरिकी अभिनेत्री और टॉक शो होस्ट है। वह घोस्ट विस्परर के पहले सीजन में एंड्रिया मरीनो, 2015 से क्रिमिनल माइंड्स में डॉक्टर तारा लुइस, द सांता क्लॉज की अंतिम 2 फिल्मों में मदर नेचर और आर्चर में लाना केन को आवाज देने के लिए जानी जाती है। उन्होंने CSI क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन, टॉक सूप और फ्रेंड्स में भी आवर्ती भूमिकाएं निभाई हैं। उन्होंने CBS के द टॉक के सीजन 2 से 7 तक सह मेजबानी की, जिसके लिए उन्हें उत्कृष्ट मनोरंजन टॉक शो होस्ट के लिए डे टाइम एमी अवार्ड मिला। वह 2013 से हुज लाइन इज इट एनीवे की मेजबानी कर रही हैं। उन्होंने यूबीसॉफ्ट के E3 प्रेस सम्मेलनों की भी मेजबानी की है और वीडियो गेम हेलो रीच, गियर्स ऑफ वॉर 3 और वॉच डॉग्स में अपनी आवाज दी है। प्रारंभिक जीवन, टाइलर का जन्म 18 सितंबर 1970 को सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में हुआ था। उनकी मां रॉबिन ग्रेगरी एक शिक्षिका थी और उनके पिता जेम्स टाइलर एक फोटोग्राफर थे। परिवार ने 1 वर्ष इथियोपिया में बिताया और बाद में कैलिफोर्निया के ओकलैंड में एक आश्रम में रहने का समय बिताया। जब वो 10 वर्ष की थीं, तब उनके माता पिता अलग हो गए, जिसके बाद उनके पिता ने उनका पालन पोषण किया। उनके नाना के दादा थॉमस मॉन्टगोमरी ग्रेगरी एक नाटककार और शिक्षक थे और उनके परदादा हॉवर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जेम्स मॉन्ड्रो ग्रेगरी थे। उन्होंने सैन फ्रांसिस्को के मैकेटीर हाई स्कूल में
कॉमेडी में अपनी शुरुआती रुचि को आगे बढ़ाया, जहां स्कूल ऑफ द आर्ट्स नामक एक विशेष कार्यक्रम था, जिसे अब रूथ असावा सैन फ्रांसिस्को स्कूल ऑफ द आर्ट्स के नाम से जाना जाता है। टाइलर ने सैम रॉकवेल और मार्गरेट चो के साथ हाई स्कूल में पढ़ाई की। उन्हें रॉकवेल पर क्रश था और एक दिन वो उनके पीछे पीछे एक्टिंग क्लास में चली गईं, जिससे उनकी रुचि इम्प्रोव और स्केच में विकसित हुई। टाइलर ने 1992 में डार्टमाउथ कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वह द टैबर्ड की सदस्य थी, जो एक सहशिक्षा बिरादरी थी। डार्टमाउथ में उन्होंने डार्टमाउथ रॉक पैलेस की सहस्थापना की और उसमें गाया, जो एक सर्व महिला एकेपेला समूह था जो गीत के माध्यम से सामाजिक जागरूकता फैलाने के लिए समर्पित था। सैन फ्रांसिस्को की एक विज्ञापन फर्म में थोड़े समय के लिए काम करने के बाद उन्होंने कॉमेडी करियर बनाने के लिए देश भर का दौरा किया। फिर 1996 में लॉस एंजलिस चली गईं। आजीविका टाइलर न्यूयॉर्क के बार्न्स एंड नोबल बुक स्टोर में ऑटोग्राफ दे रहे हैं। टाइलर का टेलीविजन करियर 2001 में टॉक सूप और रियलिटी डेटिंग सीरीज द फिफ्थ व्हील की मेजबानी के साथ शुरू हुआ। हालांकि टॉक सूप अगले साल रद्द हो गया और टाइलर ने 2002 में अन्य रुचियों को आगे बढ़ाने के लिए द फिफ्थ व्हील छोड़ दिया। टाइलर ने अपना काफी समय स्वतंत्र परियोजनाओं को समर्पित किया है, जिसमें नाटक मूस मेटिंग में एक भूमिका भी शामिल है, जिसके लिए उन्हें NAACP इमेज अवार्ड मिला। उन्होंने स्वतंत्र लघु फिल्म द विपर का लेखन, निर्देशन और अभिनय भी किया। अभिनय की दुनिया में कदम रखते हुए टाइलर ने फ्रेंड्स में डॉक्टर चार्ली व्हीलर की भूमिका निभाई, जहां वह 9वें और 10वें सीजन में जॉय और फिर रॉस की प्रेमिका थीं। इसके बाद उन्होंने CSI मियामी और निप टक में अतिथि भूमिकाएं निभाईं। साथ ही 2004-2005 के टेलीविजन सीजन के दौरान CSI क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन और 24 दोनों में सीजन भर की आवर्ती भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने ABC के लिए अपने टॉक शो का पायलट एपिसोड और CBS के लिए एक सिटकॉम का पायलट एपिसोड भी फिल्माया, लेकिन दोनों में से किसी को भी चुना नहीं गया। उन्होंने मैड TV में अतिथि भूमिका निभाई है। CBS सीरीज घोस्ट विस्परर के पहले सीजन में नियमित भूमिका निभाने के बाद टाइलर कई फिल्मों में नजर आईं, जिनमें द सैंटा क्लॉज 2, द सैंटा क्लॉज 3, द एस्केप क्लॉज, 45, कॉमेडी फिल्म बॉल्स ऑफ फ्यूरी और लाइफटाइम ड्रामा फिल्म फॉर वन नाइट शामिल हैं, जिसमें उन्होंने रेवन सिमोन के साथ काम किया। 2007 में उन्होंने थ्रिलर फिल्म डेथ सेंटेंस और क्राइम ड्रामा ब्लैक वाटर ट्रांजिट की शूटिंग की। वो टेलीविजन पर भी सक्रिय हैं। बोस्टन लीगल, रेनो 911, द बुंडॉक्स में दिखाई देती हैं और एट द मूवीज विद एबर्ट एंड रोपर के कई एपिसोड्स में अतिथि फिल्म समीक्षक के रूप में भी नजर आती हैं, जहां उन्होंने सर्जरी से ठीक हो रहे रोजर एबर्ट की अनुपस्थिति में उनकी जगह ली थी। 2012 में द टॉक की सह मेजबान जूली चेन मूनवेस, आयशा टाइलर, शेरॉन ऑसबॉर्न, सारा गिलबर्ट और शेरिल अंडरवुड। टाइलर ने ग्लैमर, जैन और एंटरटेनमेंट वीकली पत्रिकाओं में नियमित योगदानकर्ता के रूप में प्रिंट मीडिया में कदम रखा है। उनकी पहली पुस्तक स्वर्व, अ गाइड टू द स्वीट लाइफ फॉर पोस्ट मॉडर्न गर्ल्स, जनवरी 2004 में प्रकाशित हुई थी। टाइलर फ्यूचर्स विदाउट वायलेंस चैरिटी के लिए हॉलीवुड होम गेम्स में वर्ल्ड पोकर टूर पर खेलती हैं। उन्होंने कानिये वेस्ट के सिंगल स्लो जैम्स में भी अतिथि भूमिका निभाई थी, जिसमें ट्विस्टा और जेमी फॉक्स ने अभिनय किया था। परोपकार और दान कार्य टाइलर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और वह नियमित रूप से अमेरिकन रेड क्रॉस, द ट्रस्ट फॉर पब्लिक लैंड, प्लान्ड पेरेंटहुड फेडरेशन ऑफ अमेरिका और इंटरनेशनल रेस्क्यू कमिटी के लिए स्वयं सेवा करती हैं। टाइलर मई 2006 के एलियोर अंक में अन्य हस्तियों के साथ एक नग्न तस्वीरों में दिखाई दिए। वार्षिक नग्न अंक त्वचा कैंसर से लड़ने के लिए धन जुटाता है। मई 2009 में ये घोषणा की गई कि ABC ने टाइलर को अपना खुद का टॉक शो पायलट द आयशा टाइलर शो दिया है। मई 2010 की शुरुआत में उन्होंने हेलो रीच के लिए वेलकम टू द बीटा वीडियो प्रस्तुत किया। उन्होंने खेल में एक छोटे से किरदार को भी आवाज दी। 2009 में उन्होंने FX सीरीज आर्चर में लाना केन को आवाज देकर अपनी मुख्य भूमिका शुरू की, जिसका प्रीमियर 14 जनवरी 2010 को हुआ और ये कुल 14 सीजन तक चली, जो 2023 में समाप्त हुई। अगस्त 2010 में टाइलर ने द स्टेफनी मिलर शो में एक नियमित अतिथि के रूप में दिखाई देना शुरू किया। इस सेगमेंट का नाम ट्यूसडेज विद टाइलर है। जब टाइलर अपनी किसी अभिनय भूमिका के लिए प्रतिबद्ध नहीं होती हैं, तो वह स्टूडियो में या फोन के माध्यम से दिखाई देती हैं। जब हेल स्पार्क्स देश से बाहर थे, तो टाइलर ने अगस्त 2011 में 3 शो में स्टेफनी मिलर सेक्सी लिबरल कॉमेडी टूर के तीसरे सदस्य के रूप में काम किया।
इसके अलावा 2009 में टाइलर ने फिल्मोर थिएटर में लाइव स्टैंड अप कॉमेडी प्रस्तुत की। 26 जुलाई 2011 को टाइलर ने अपना साप्ताहिक पॉडकास्ट गर्ल ऑन गाय शुरू किया, जिसमें वो अपने पसंदीदा सेलिब्रिटी दोस्तों का इंटरव्यू लेती थीं और पुरुषों को पसंद आने वाले विषयों पर चर्चा करती थीं। ये शो आईट्यून्स पर चौथे नंबर का कॉमेडी पॉडकास्ट बन गया। गर्ल ऑन गाय के पहले साप्ताहिक एपिसोड में अतिथि के रूप में एच जॉन बेंजामिन, आर्चर में उनके सह कलाकार, शामिल थे। दूसरे एपिसोड में 1 अगस्त 2011 को करंट टीवी के पूर्व शो इन्फोमेनिया के होस्ट ब्रेट अर्लिच शामिल हुए और तीसरे एपिसोड में 9 अगस्त 2011 को आर्चर के निर्माता एडम रीड शामिल हुए। उन्होंने 2017 तक इस शो की मेजबानी की। अक्टूबर 2011 में ये घोषणा की गई कि टाइलर होली रॉबिन्सन पीट की जगह द टॉक के स्थायी सह मेजबान के रूप में शामिल होंगे। सह मेजबान के रूप में उनका पहला पूरा सप्ताह 24 अक्टूबर से 28 अक्टूबर 2011 तक था। टाइलर द टॉक पर अपने मुखर और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं, खासकर अफ्रीकी अमेरिकी संस्कृति और रूढ़ियों, एलजीबीटी अधिकारों और महिलाओं के अधिकारों के बारे में। टाइलर ने जून में E3 2012 में यूबीसॉफ्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रस्तुत की, जिस पर प्रशंसकों ने आपत्ति जताई क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं था कि टाइलर एक गेमर हैं। इस पर टाइलर ने एक कविता के साथ जवाब दिया कि वो वीडियो गेम तब से खेल रही हैं जब तुम अपने पापा के अंडरवियर के बाईं ओर एक चुभन थी। वो अगले वर्ष प्रकाशक की प्रेस कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करने के लिए वापस आईं। टाइलर की दूसरी किताब सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड्स, हार्ट वार्मिंग टेल्स ऑफ एपिक ह्यूमिलिएशन जुलाई 2013 में प्रकाशित हुई। बाद में यह न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर बन गई। ये गर्ल ऑन गाय पर मेहमानों से पूछे गए सवालों से प्रेरित थी। मार्च 2013 में टाइलर को हुज लाइन इज इट एनीवे के अमेरिकी संस्करण की नई होस्ट के रूप में पुष्टि की गई। वो वीडियो गेम वॉच डॉग्स में भी संक्षिप्त रूप से स्वयं के रूप में दिखाई देती है और वीर्ड अल यांकोविक के गीत टैकी के संगीत वीडियो में भी नजर आती हैं। टाइलर 2013 के वीडियो गेम बायोशॉक इन्फिनिट में डेजी फिट्जरॉय नामक किरदार की मूल आवाज भी थी, लेकिन उनकी रिकॉर्डिंग का उपयोग नहीं किया गया और यह भूमिका किम्बरली ब्रुक्स को दी गई। उन्हें गोल्डन जॉयस्टिक अवार्ड 2014 में 2014 की सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व के लिए नामांकित किया गया था। जून 2015 में यह घोषणा की गई कि टाइलर को क्रिमिनल माइंड्स के 11वें सीजन में डॉक्टर तारा लुइस के रूप में एक आवर्ती भूमिका मिली है। हालांकि उन्होंने जेनिफर लव हेविट के अस्थायी प्रतिस्थापन के रूप में काम किया, जो मातृत्व अवकाश पर थीं। सीजन 12 में उनकी स्थिति को मुख्य कलाकार सदस्य के रूप में उन्नत किया गया। 2016 में टाइलर ने अपनी निर्देशन में बनी पहली फीचर फिल्म एक्सिस के लिए धन जुटाने के लिए एक किकस्टार्टर अभियान शुरू किया। फिल्म की शूटिंग मई 2016 में 7 दिनों में की गई थी। एक्सिस का प्रीमियर 2017 सारासोटा फिल्म फेस्टिवल में हुआ और इसे 7 अन्य प्रमुख अमेरिकी फिल्म समारोहों में आधिकारिक रूप से चुना गया और न्यूपोर्ट बीच फिल्म फेस्टिवल में उत्कृष्ट उपलब्धि का पुरस्कार जीता। एक्सिस 10 अप्रैल 2018 को वीडियो ऑन डिमांड के माध्यम से रिलीज हुई। 15 जून 2017 को द टॉक के एपिसोड में टाइलर ने घोषणा की कि वह 3 अन्य टेलीविजन शो और फिल्मों के निर्देशन में व्यस्त होने के कारण 7वें सीजन के अंत में शो छोड़ देंगी। उन्होंने कहा कि वह अतिथि होस्ट के रूप में लौटेंगी और अपनी विभिन्न परियोजनाओं का प्रचार करेंगी। 2023 में उन्होंने हिट एप्पल टीवी प्लस लिमिटेड सीरीज द लास्ट थिंग ही टोल्ड मी में जेनिफर गार्नर के साथ सह अभिनय किया। निजी जीवन। टाइलर ने 1992 या 1900 में वकील जेफ टिडजेंस से शादी की। ये जोड़ा जनवरी 2015 में अलग हो गया और टिडजेंस ने अप्रैल 2016 में तलाक के लिए अर्जी दी। तलाक मई 2017 में अंतिम रूप दिया गया। निकोलज विलियम कोस्टर वाल्डौ एक डेनिश अभिनेता है। डेनमार्क में उनकी पहली बड़ी सफलता 1994 में आई फिल्म नाइट वॉच से मिली। उन्होंने HBO की फैंटेसी ड्रामा सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स में जेमी लैनिस्टर का किरदार निभाया, जिसके लिए उन्हें ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट सहायक अभिनेता के लिए 2 प्राइम टाइम एमी पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुए। कोस्टर वाल्डो ने अपने गृह देश डेनमार्क, अन्य स्कैंडिनेवियाई देशों और अमेरिका में कई फिल्मों में अभिनय किया है। इनमें हेडहंटर्स 2011 और अ थाउजेंड टाइम्स गुड नाइट 2013 शामिल हैं। अमेरिका में उनकी पहली फिल्म ब्लैक हॉक डाउन 2001 थी, जो एक युद्ध फिल्म थी जिसमें उन्होंने मेडल ऑफ ऑनर प्राप्तकर्ता MSG गैरी गॉर्डन की भूमिका निभाई थी। इसके बाद उन्होंने फॉक्स टेलीविजन श्रृंखला न्यू एम्स्टर्डम 2008 में एक जासूस की भूमिका निभाई, जो ज्यादा समय तक नहीं चली।
और 2009 में फॉक्स टेलीविजन फिल्म वर्चुअलिटी में भी दिखाई दिए, जिसे मूल रूप से एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बनाया गया था। 2021 तक कोस्टर वाल्डो यूएनडीपी के सद्भावना राजदूत हैं, जो लैंगिक समानता और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर जनता का ध्यान आकर्षित करते हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। निकोलाज विलियम कोस्टर वाल्डो का जन्म 27 जुलाई 1970 को डेनमार्क के रुडकॉबिंग में हुआ था। वे हन्ने सोबॉर्ग कोस्टर, एक लाइब्रेरियन, और जॉर्गन ऑस्कर फ्रिट्जर वाल्डो 1998 में एक क्लर्क के पुत्र थे। उन्होंने साक्षात्कारों में अपने पिता की शराब की लत और अपने माता पिता के तलाक के बारे में बात की है। उनकी 2 बड़ी बहनें हैं और उनका पालन पोषण मुख्य रूप से उनकी मां ने किया, जो एक लाइब्रेरियन थीं। वे दक्षिणी जीलैंड में रिंगस्टेड और नेस्टवेड के बीच स्थित एक छोटे से गांव टाइबर्स में पले बढ़े। कोस्टर वाल्डो ने 1979 से 1993 तक कोपेनहेगन में डेनिश नेशनल स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स स्टेटेंस थिएटर स्कोले में भाग लिया। आजीविका। प्रारंभिक करियर 1993-2000। कोस्टर वाल्डो ने बेट्टी नैन्सन थिएटर में हैमलेट में लायटेस के रूप में अपने मंच अभिनय की शुरुआत की। डेनिश हॉरर फिल्म नाइट वॉच 1995 में उनकी भूमिका ने उन्हें डेनमार्क में प्रसिद्धि दिलाई। इसके बाद उन्होंने साइमन स्टाहो की वाइल्ड साइड 1998 में अभिनय किया, जिसे उन्होंने सह लिखा भी था, और मिजरी हार्बर 1999 जैसी डेनिश फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने 1997 में अपनी पहली ब्रिटिश फिल्म बेंट में अभिनय किया। अमेरिकी फिल्म और टेलीविजन 2001-2010। कोस्टर वाल्डो 2011 सैन डिएगो कॉमिक कॉन में। 2001 में उन्होंने रिडले स्कॉट की फिल्म ब्लैक हॉक डाउन में मेडल ऑफ ऑनर प्राप्तकर्ता गैरी गॉर्डन के रूप में अपने अमेरिकी करियर की शुरुआत की। कोस्टर वाल्डो कहते हैं, मेरी पहली अमेरिकी फिल्म ब्लैक हॉक डाउन थी और एक दोस्त ने कोपनहेगन में मेरे अपार्टमेंट के ऊपर अटारी में मेरी रिकॉर्डिंग करने में मेरी मदद की। हमने इसे भेज दिया और मैं भाग्यशाली रहा। कोस्टर वाल्डो ने अपनी सफलता का लाभ उठाते हुए अटलांटिक के दोनों किनारों पर, विशेष रूप से अपने गृह देश स्कैंडिनेविया में भूमिकाएं निभाईं। माइकल एप्टेड की फिल्म एनिग्मा में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई और एक्शन फिल्म माय नेम इज मॉडेस्टी में खलनायक का किरदार निभाया। स्कॉट ने 2005 की फिल्म किंगडम ऑफ हेवन के लिए कोस्टर वाल्डो को वापस लिया। रिचर्ड लॉन्क्रेन ने विंबलडन और फायरवॉल के लिए कोस्टर वाल्डो को कास्ट किया। 2007 में उन्होंने फॉक्स टेलीविजन श्रृंखला न्यू एम्स्टर्डम में जॉन एम्स्टर्डम का किरदार निभाया, जो एक अमर न्यूयॉर्क हत्या जासूस था जो सच्चा प्यार पाने के बाद नश्वर बन जाता है। उस श्रृंखला के पायलट एपिसोड की शूटिंग के परिणाम स्वरूप कोस्टर वाल्डो को अपना स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड कार्ड प्राप्त हुआ। उन्होंने बाद में 2015 में टीवी गाइड को दिए एक साक्षात्कार में याद किया, आखिरकार अपना एसएजी कार्ड मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैं इतना उत्साहित हो गया कि मैं सीधे एसएजी ऑनलाइन शॉप पर गया और एसएजी लोगो वाले 4 मग खरीद लिए। वे मग अभी भी हैं। 2011 से 2019 तक कोस्टर वाल्डो ने जॉर्ज आर मार्टिन की फंतासी उपन्यास श्रृंखला अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर पर आधारित एचबीओ श्रृंखला गेम ऑफ थ्रोन्स में जेमी लेनिस्टर की भूमिका निभाई। उन्होंने इस किरदार के बारे में टिप्पणी करते हुए कहा, जेमी में नापसंद करने लायक क्या है? एक अभिनेता के तौर पर मैं इससे बेहतर भूमिका की उम्मीद नहीं कर सकता था। इस भूमिका के लिए उन्हें कई पुरस्कार मिले, जिनमें प्राइम टाइम एमी अवार्ड, स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड, क्रिटिक्स चॉइस टेलीविजन अवार्ड, सैटर्न अवार्ड और पीपल्स चॉइस अवार्ड के लिए नामांकन शामिल हैं। 2011 में उन्होंने माटेओ गिल की फिल्म ब्लैक थॉर्न में सैम शेपर्ड के साथ अभिनय किया, जिसका प्रीमियर ट्रिबेका फिल्म फेस्टिवल में हुआ। उसी वर्ष बाद में उन्होंने मॉर्टेन टाइल्डम की फिल्म हेड हंटर्स में अभिनय किया। ये फिल्म अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली नॉर्वेजियन फिल्म बन गई और इसे बहुत सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिसमें सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म के लिए बाफ्टा पुरस्कार नामांकन भी शामिल है। कोस्टर वाल्डो ने 2013 की हॉरर फिल्म मामा में जेसिका चैस्टेन के साथ अभिनय किया, जिसने अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर नंबर 1 पर शुरुआत की और दुनिया भर में $140 मिलियन से अधिक की कमाई की। उन्होंने विज्ञान कथा एक्शन थ्रिलर फिल्म ओब्लिवियन में साइक्स, एक सैन्य हथियार विशेषज्ञ की भूमिका निभाई। उसी वर्ष उन्होंने एरिक जेनिफर एनी गार्नर, एक अमेरिकी अभिनेत्री है, ह्यूस्टन टेक्सास में जन्मी और चार्ल्सटन वेस्ट वर्जीनिया में पली बड़ी गार्नर ने डेनिसन विश्वविद्यालय में थिएटर की पढ़ाई की और न्यूयॉर्क शहर में राउंड अबाउट थिएटर कंपनी के लिए एक अंडरस्टडी के रूप में अभिनय शुरू किया। उन्होंने फॉक्स के किशोर ड्रामा सीरीज टाइम ऑफ योर लाइफ में मुख्य भूमिका निभाई और पर्ल हार्बर और कैच मी इफ यू कैन फिल्मों में सहायक भूमिकाएं निभाई।
गार्नर को 2000 के दशक की शुरुआत में एबीसी एक्शन थ्रिलर सीरीज एलियास 2001-2006 में गुप्त एजेंट सिडनी ब्रिस्टो की भूमिका निभाने के लिए प्रसिद्धि मिली, जिसके लिए उन्हें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और 4 प्राइम टाइम एमी पुरस्कार नामांकन सहित कई अन्य सम्मान प्राप्त हुए। उन्हें रोमांटिक कॉमेडी फिल्मों 13 गोइंग ऑन 30 2004, जूनो 2007, घोस्ट्स ऑफ गर्लफ्रेंड्स पास्ट 2009 और वैलेंटाइंस डे 2010 में मुख्य भूमिकाओं और सुपर हीरो फिल्मों में इलेक्ट्रा की भूमिका निभाने के लिए और अधिक पहचान मिली। इसके बाद गार्नर ने डेलस बायर्स क्लब 2013, एलेक्जेंडर एंड द टेरिबल हॉरिबल नो गुड वेरी बैड डे 2014, लव साइमन 2018, पेपरमिंट 2018, यस डे 2021 और द एडम प्रोजेक्ट 2022 जैसी फिल्मों में अभिनय किया। उन्होंने एप्पल टीवी प्लस ड्रामा सीरीज द लास्ट थिंग ही टोल्ड मी 2023 में भी अभिनय किया। अभिनय के अलावा गार्नर बाल्यावस्था शिक्षा की पैरोकार है और सेव द चिल्ड्रन यूएसए के बोर्ड में कार्यरत है। वह ऑर्गेनिक शिशु आहार कंपनी वंस अपॉन अ फार्म की सह संस्थापक और मुख्य ब्रांड अधिकारी भी हैं। इसके अतिरिक्त गार्नर मशहूर हस्तियों के बच्चों की सुरक्षा के उद्देश्य से चलाए जा रहे पैपराजी विरोधी अभियानों की मुखर समर्थक है। प्रारंभिक जीवन। जेनिफर एनी गार्नर का जन्म 17 अप्रैल 1972 को ह्यूस्टन, टेक्सास में हुआ था और 3 साल की उम्र में वे चार्ल्सटन, वेस्ट वर्जीनिया चली गईं। उनके पिता विलियम जॉन गार्नर ने टेक्सास A&M विश्वविद्यालय से केमिकल इंजीनियरिंग में स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की और यूनियन कार्बाइड में केमिकल इंजीनियर के रूप में काम किया। उनकी मां पेट्रिशिया एन इंग्लिश एक गृहिणी थी और बाद में एक स्थानीय कॉलेज में अंग्रेजी शिक्षिका बनी। उनकी 2 बहनें हैं। गार्नर ने खुद को एक विशिष्ट मध्यम संतान के रूप में वर्णित किया है, जो अपनी सफल बड़ी बहन से खुद को अलग दिखाना चाहती थी। हालांकि गार्नर एक राजनीतिक रूप से सक्रिय परिवार में पली बड़ी नहीं थी। उनके पिता बहुत रूढ़िवादी थे और उनकी मां शांत रूप से ब्लू थी। वह हर रविवार को एक स्थानीय यूनाइटेड मेथोडिस्ट चर्च जाती थीं और वेकेशन बाइबल स्कूल में भी जाती थीं। किशोरावस्था में उसे और उसकी बहनों को मेकअप लगाने, नाखून रंगने, कान छिदवाने या बाल रंगने की अनुमति नहीं थी। उसने मजाक में कहा है कि उसके परिवार का दुनिया को देखने का नजरिया लगभग अमीश था। उन्होंने चार्ल्सटन के जॉर्ज वॉशिंगटन हाई स्कूल में पढ़ाई की। 1990 में गार्नर ने ग्रैनविले, ओहियो में डेनिसन विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, जहां उन्होंने रसायन विज्ञान से अपना मुख्य विषय बदलकर रंगमंच कर लिया और पाई बीटा फाई सोरोरिटी की सदस्य थी। उन्होंने 1993 के पतझड़ सेमेस्टर में वाटरफोर्ड, कनेक्टिकट में यूजीन ओनील थिएटर सेंटर में राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान में अध्ययन किया। कॉलेज की गर्मियों के दौरान उन्होंने समर स्टॉक थिएटर में काम किया। 1994 में उन्होंने रंगमंच प्रदर्शन में ललित कला स्नातक की उपाधि प्राप्त की। आजीविका। 1990 के दशक। कॉलेज की छात्रा के रूप में गार्नर ने समर स्टॉक थिएटर में अभिनय किया। अभिनय के अलावा गार्नर ने टिकट बेचने, सेट बनाने और स्थानों की सफाई में मदद की। उन्होंने 1992 में माउंट कैरोल, इलिनॉइस में टिम्बर लेक प्ले हाउस में काम किया। 1993 में ऑगस्टा, मिशिगन में बान थिएटर में और 1994 में अटलांटा, जॉर्जिया में जॉर्जिया शेक्सपियर फेस्टिवल में। गार्नर 1995 में न्यूयॉर्क शहर चली गईं। शहर में अपने पहले वर्ष के दौरान गार्नर ने राउंड अबाउट थिएटर कंपनी के प्रोडक्शन अ मंथ इन द कंट्री के लिए अंडर स्टडी के रूप में प्रति सप्ताह $150 कमाए और रोमांस मिनी सीरीज जोया में मेलिसा गिलबर्ट की बेटी के रूप में अपनी पहली ऑन स्क्रीन उपस्थिति दर्ज की। 1996 में उन्होंने टेलीविजन फिल्म हार्वेस्ट ऑफ फायर में एक अमिश महिला और वेस्टर्न मिनी सीरीज डेड मैन्स वॉक में एक दुकानदार की भूमिका निभाई। वो स्वतंत्र लघु फिल्म इन हार्म्स वे में दिखाई दी और स्पिन सिटी और कानूनी ड्रामा स्विफ्ट जस्टिस और लॉ एंड ऑर्डर में एक बार दिखाई दी। गार्नर ने अपर वेस्ट साइड के एक रेस्तरां में हॉस्टेस के रूप में काम करके और साथ ही कुछ बेबी सिटिंग करके विशेष रूप से स्टीफन और एवी कोलबर्ट की बेटी मैडलीन कोलबर्ट की देखभाल करके अपनी आय में वृद्धि की।
1997 में लॉस एंजलिस जाने के बाद गार्नर को टेलीविजन फिल्म रोज हिल में अपनी पहली मुख्य भूमिका मिली और उन्होंने पीरियड ड्रामा वॉशिंगटन स्क्वायर में अपनी पहली फीचर फिल्म में अभिनय किया। वो कॉमेडी फिल्म मिस्टर मैगू, स्वतंत्र ड्रामा 1999 और वुडी एलन की डीकंस्ट्रक्टिंग हैरी में दिखाई दी। हालांकि फिल्म से उनके अभिनय का अधिकांश हिस्सा काट दिया गया था। 1998 में गार्नर फैंटेसी आइलैंड के एक एपिसोड में दिखाई दी और फॉक्स ड्रामा सिग्निफिकेंट अदर्स में एक नियमित कलाकार के रूप में चुनी गई। लेकिन एंटरटेनमेंट वीकली के केन टकर ने सोचा कि गार्नर द्वारा निभाए गए किरदार में कोई केंद्र नहीं था। फॉक्स ने फिल्माए गए 6 एपिसोड में से 3 प्रसारित करने के बाद श्रृंखला को रद्द कर दिया। 1998 में गार्नर की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जे एब्राम्स की कॉलेज ड्रामा श्रृंखला फेलिसिटी में थी। 1999 में गार्नर को एक अन्य फॉक्स ड्रामा सीरीज टाइम ऑफ योर लाइफ में एक नियमित कलाकार के रूप में कास्ट किया गया था, लेकिन इसे पहले सीजन के बीच में ही रद्द कर दिया गया था। 1999 में ही वह मिनी सीरीज आफ्टर शॉक अर्थक्वेक इन न्यूयॉर्क और एक्शन ड्रामा सीरीज द प्रिटेंडर के 2 एपिसोड में दिखाई दी। 2000 गार्नर ने कॉमेडी फिल्म ड्यूड वेयर इज माय कार 2000 में एश्टन कुचर के किरदार की प्रेमिका की भूमिका निभाई। 2001 में वह ड्रामा फिल्म स्टीलिंग टाइम में अपने पति स्कॉट फोली के साथ संक्षिप्त रूप से दिखाई दी और युद्ध पर आधारित महाकाव्य फिल्म पर्ल हार्बर में एक नर्स की छोटी भूमिका निभाई। 2001 में ही गार्नर को एबीसी एक्शन थ्रिलर सीरीज एलियास में मुख्य भूमिका के लिए चुना गया। शो के निर्माता जे एब्राम्स ने सिडनी ब्रिस्टो का किरदार गार्नर को ध्यान में रखकर लिखा था। एलियास 2001 से 2006 तक 5 सीजन तक प्रसारित हुआ। गार्नर का वेतन $40,000 प्रति एपिसोड से शुरू हुआ और सीरीज के अंत तक बढ़कर $150,000 प्रति एपिसोड हो गया। शो के दौरान गार्नर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री टेलीविजन सीरीज ड्रामा 4 नामांकन में से के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और ड्रामा सीरीज में महिला अभिनेता द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड पुरस्कार 2 नामांकन में से प्राप्त हुआ। इसके अलावा ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट मुख्य अभिनेत्री के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार के लिए 4 नामांकन भी प्राप्त हुए। जब एलियास प्रसारित हो रहा था तब गार्नर बीच बीच में फिल्मों में काम करती रहीं। उन्हें एक अद्भुत अनुभव हुआ जब स्टीवन स्पीलबर्ग ने उन्हें क्राइम कॉमेडी ड्रामा फिल्म कैच मी इफ यू कैन 2002 में एक हाई क्लास कॉल गर्ल की भूमिका की पेशकश की। एलियास में उन्हें देखने के बाद स्पीलबर्ग को यकीन हो गया था कि वो अगली सुपरस्टार बनेंगी। उन्होंने एक दिन की शूटिंग के दौरान लियोनार्डो डिकैप्रियो के साथ अपना सीन फिल्माया। गार्नर की पहली सह कलाकार वाली फिल्म भूमिका एक्शन सुपरहीरो फिल्म डेयर डेविल 2003 में थी, जिसमें उन्होंने बेन एफ्लेक के डेयर डेविल के सामने इलेक्ट्रा की भूमिका निभाई। इस भूमिका के लिए आवश्यक शारीरिक क्षमता ऐसी थी जिसके लिए गार्नर ने एलियास में अपने काम के दौरान अपनी प्रतिभा का पता लगाया था। द न्यूयॉर्क टाइम्स के एल्विस मिशेल ने लिखा कि वो इलेक्ट्रा को अपनी भद्दी स्पष्ट रेखाओं के बजाय हाव भाव के माध्यम से अधिक साकार करती हैं। उन्होंने खराब सामग्री को त्यागने की युद्ध कला में महारत हासिल नहीं की है। हालांकि डेयरडेविल को मिलीजुली समीक्षाएं मिली, लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। 2003 में ही उन्होंने द सिम्पसन्स के एक एपिसोड में स्वयं अपनी आवाज दी। गार्नर की पहली मुख्य भूमिका वाली फिल्म रोमांटिक कॉमेडी 13 गोइंग ऑन 30 2004 की व्यापक रूप से प्रशंसा की गई। उन्होंने एक किशोरी की भूमिका निभाई जो खुद को 30 साल की महिला के शरीर में फंसा हुआ पाती है। गार्नर ने फिल्म के निर्देशन के लिए गैरी विनिक को चुना और 2011 में उनकी मृत्यु तक वे साथ में अन्य परियोजनाओं की तलाश करते रहे। लॉस एंजलिस टाइम्स की मनोला डार्गिस ने उन्हें आश्चर्यजनक बताया, जब भी वह स्क्रीन पर होती हैं आप कहीं और देखना नहीं चाहते। एंटरटेनमेंट वीकली के ओवन ग्लिबरमैन ने इसे बेहद मोहक प्रदर्शन कहा और लिखा, आप इसमें उस पल को पहचान सकते हैं जब गार्नर एक स्टार बन जाती हैं। द वॉशिंगटन पोस्ट की एन हॉर्नाडे ने टिप्पणी की, गार्नर स्पष्ट रूप से अमेरिका की अगली स्वीटहार्ट बनने के लिए बनी है। उनमें आकर्षण और सहजता का वही जादुई मिश्रण है जो इस भूमिका के लिए आवश्यक है। 13 गोइंग ऑन 30 ने दुनिया भर में $96 मिलियन की कमाई की। गार्नर ने 2005 में डेयरडेविल स्पिन ऑफ फिल्म इलेक्ट्रा में इलेक्ट्रा के किरदार को दोहराया। ये बॉक्स ऑफिस और समीक्षकों दोनों ही दृष्टि से असफल रही।
यूएसए टुडे की क्लाउडिया पुइग ने निष्कर्ष निकाला कि गार्नर मनमोहक और प्यारी भूमिका निभाते समय कहीं अधिक आकर्षक लगती हैं, जैसा कि उन्होंने 13 गोइंग ऑन 30 में बखूबी निभाया था। इसके बाद गार्नर ने रोमांटिक ड्रामा कैच एंड रिलीज में अभिनय किया। हालांकि इसे 2005 में एलियास के सीजन के बीच फिल्माया गया था, लेकिन ये 2007 की शुरुआत तक रिलीज नहीं हुई और अपने निर्माण बजट को भी वसूल नहीं कर पाई। रोलिंग स्टोन के पीटर ट्रैवर्स ने गार्नर की आकर्षण और गंभीरता को मिलाने की क्षमता की प्रशंसा की, लेकिन सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल के पीटर हार्टलॉब ने महसूस किया कि हालांकि उनकी स्वाभाविक सुंदरता और पसंद करने योग्य होना अभी भी गुण है, कभी-कभी एक आसान भूमिका से चुनौती महसूस करती हैं। गार्नर ने 2009 में द इन्वेंशन ऑफ लाइंग के लिए आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। एलियास के समापन, एफ्लेक से शादी और अपने पहले बच्चे के जन्म के बाद 1 साल के ब्रेक के बाद गार्नर 2007 में काम पर लौटी। जूनो में एक बच्चे को गोद लेने के लिए बेताब महिला के रूप में उनकी सहायक भूमिका को न्यूयॉर्क पत्रिका के काइल बुकानन ने उनके करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया। वह फिल्म में एक दृढ़ व्यक्तित्व के साथ आईं और एक ऐसी मां के रूप में बाहर निकली जिसे आप अपना बच्चा देना चाहेंगे। लेखिका डियाब्लो कोडी और निर्देशक जेसन रीटमैन ने गार्नर की सहज मानवता को एक तुरुप के पत्ते के रूप में कुशलतापूर्वक इस्तेमाल किया। एंटरटेनमेंट वीकली की लीसा श्वार्ट्जबाम ने कहा कि गार्नर पहले कभी इतनी प्यारी या इतनी प्रभावशाली नहीं दिखीं। उसी वर्ष उन्होंने एक्शन थ्रिलर द किंगडम में एक FBI जांचकर्ता की भूमिका निभाई। एरिजोना में फिल्म की शूटिंग के दौरान वो अपने बच्चे को स्तनपान करा रही थीं और 2 बार लू लगने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2007 के अंत और 2008 की शुरुआत में गार्नर ने ब्रॉडवे के रिचर्ड रॉजर्स थिएटर में केविन क्लाइन के सायरानो डी बर्जरैक के साथ रॉक्सेन की भूमिका निभाई। इस भूमिका की तैयारी में गार्नर ने गायन और शारीरिक हाव भाव के प्रशिक्षकों के साथ काम किया और फ्रेंच भाषा की कक्षाएं ली। द न्यूयॉर्क टाइम्स के बेन ब्रैंटली ने उनके प्रदर्शन को मनमोहक बताया। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि सुश्री गार्नर ने रॉक्सेन को एक ऐसी लड़की बना दिया है जिस पर मोहित होने का मन करता है। एंथनी बर्जेस के तीखे तुकबंदी वाले अनुवाद को सहज और जीवंतता से बोलती हैं। अगर बड़े दुखद अंत में उनकी आवाज थोड़ी अटपटी लगती है, तो भी उनकी हास्य शैली बेमिसाल है। द न्यूयॉर्कर के थिएटर आलोचक उनकी जोशीली और हास्यपूर्ण स्पर्श की सहजता से प्रभावित थे। नाटक को लाइव दर्शकों के सामने रिकॉर्ड किया गया और 2008 में PBS पर प्रसारित किया गया। 2007 में गार्नर स्किन केयर ब्रांड न्यूट्रोजेना की प्रवक्ता बनी। गार्नर ने 2009 में 2 रोमांटिक कॉमेडी फिल्मों में सह-अभिनय किया। वो पहली बार घोस्ट्स ऑफ गर्लफ्रेंड्स पास्ट में एक प्रसिद्ध फोटोग्राफर और अय्याश की बचपन की दोस्त के किरदार में नजर आई। हालांकि फिल्म को मिलीजुली समीक्षाएं मिली, लेकिन इसने दुनिया भर में $102.2 मिलियन की कमाई की। शिकागो ट्रिब्यून के माइकल फिलिप्स ने गार्नर को आसानी से पसंद आने वाली और अपनी टाइमिंग में माहिर पाया। उन्हें यह देखकर निराशा हुई कि वह एक प्रेम पात्र के रूप में दिखाई दी, जो एक संपूर्ण चरित्र के समान नहीं है। इसी तरह न्यूयॉर्क टाइम्स की मनोला डार्गिस गार्नर को एक सह कलाकार से अधिक एक औपचारिक भूमिका निभाने वाली के रूप में देखकर निराश थीं। आप पटकथा में लगभग सामान्य महिला मुख्य किरदार शब्द देख सकते हैं। गार्नर की 2009 की दूसरी फिल्म हास्य कलाकार रिकी गेरविस की पहली निर्देशित फिल्म द इन्वेंशन ऑफ लाइन थी। गेरविस गार्नर को, जो हमेशा खुश मिजाज और सबके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करने वाली थीं, उनकी छवि से हटकर एक अलग भूमिका में लेना चाहते थे। इस फिल्म में उन्होंने एक ऐसी दुनिया में झूठ बोलने की क्षमता रखने वाले पहले इंसान की प्रेमिका की भूमिका निभाई, जहां लोग केवल सच बोल सकते हैं। फिल्म की समीक्षाएं मिली-जुली रहीं और इसने दुनिया भर में $32.4 मिलियन कमाए। न्यूयॉर्क पत्रिका के डेविड एडलस्टीन ने कहा कि गार्नर एक बार फिर साबित करती हैं, पहली बार 13 गोइंग ऑन 30 में, कि वो कितनी शानदार हास्य कलाकार हैं। ऐसा लगता है जैसे उनके दिमाग के पहिए न केवल घूम रहे हैं बल्कि गिर रहे हैं और उन्हें वापस कसने की जरूरत है। जबकि सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल के मिक लासेल ने कहा कि गार्नर स्क्रीन पर पहले कभी इतनी अच्छी नहीं दिखी। गार्नर को एक ऐसी हास्य प्रतिभा दिखाने का मौका मिला है जो हमने पहले कभी नहीं देखी। 2010 के दशक गैरी मार्शल की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म वैलेंटाइंस डे 2010 में गार्नर ने एश्टन कुचर, जेसिका बील और पैट्रिक डेम्सी के साथ दृश्य साझा किए।
फिल्म ने अपने अमेरिकी ओपनिंग वीकेंड में 56.2 मिलियन डॉलर कमाए। अंततः इसने घरेलू स्तर पर 110.4 मिलियन डॉलर और विश्व स्तर पर 216.4 मिलियन डॉलर की कमाई की। 2011 में उन्होंने जेसन विनर द्वारा निर्देशित और रसल ब्रांड और हेलन मिरेन के साथ सह अभिनीत कॉमेडी फिल्म आर्थर में एक खलनायक विक्षिप्त दुल्हन की सहायक भूमिका निभाई, जो 1981 की इसी नाम की फिल्म का रीमेक थी। गार्नर 2013 में टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में डलास बायर्स क्लब के प्रीमियर में शामिल हुई। गार्नर ने 2012 में पहली बार एक मां की भूमिका निभाई नाटक द ऑड लाइफ ऑफ टिमोथी ग्रीन में, जो एक जादुई किशोर लड़के की कहानी थी जिसके व्यक्तित्व और भोलेपन का उसके शहर के लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षाएं मिली और इसने दुनिया भर में मामूली 56 मिलियन डॉलर कमाए। यूएसए टुडे की क्लाउडिया पोइग ने गार्नर को एक दयालु लेकिन तनावग्रस्त मां के रूप में विश्वसनीय पाया, जबकि शिकागो ट्रिब्यून के माइकल फिलिप्स ने कहा कि उन्होंने भूमिका में उत्साहपूर्ण ईमानदारी और हास्यपूर्ण विलक्षणता का एक स्वागत योग्य स्पर्श लाया। उसी वर्ष गार्नर ने व्यंग्यपूर्ण कॉमेडी बटर का निर्माण और अभिनय किया, जिसमें उन्होंने आयोवा के एक छोटे से शहर में स्थानीय मक्खन मूर्तिकला प्रतियोगिता में भाग लेने वाली एक अत्यधिक प्रतिस्पर्धी और सामाजिक रूप से महत्वाकांक्षी महिला की भूमिका निभाई। केवल संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ हिस्सों में सीमित रिलीज के लिए वितरित बटर को मिली जुली समीक्षाएं मिली और इसने $105,018 की कमाई की। वैरायटी के पीटर डेब्रूज ने 13 गोइंग ऑन 30 के बाद से जेनिफर गार्नर की हास्य प्रतिभा का सबसे अच्छा बड़े पर्दे पर उपयोग की प्रशंसा की, जबकि रोलिंग स्टोन के पीटर ट्रैवर्स ने उन्हें शो में सर्वश्रेष्ठ बताया। वो जानती हैं कि बेतुकी कॉमेडी कैसे करनी है। हालांकि यूएसए टुडे के स्कॉट बोल्स ने टिप्पणी की, गार्नर एक शानदार अभिनेत्री हैं, लेकिन यहां उन्हें अपनी पंक्तियों को अपनी स्वाभाविक आवाज से पूरे एक सप्तक ऊपर की आवाज में हंसने के लिए कहा गया है। 2012 में वो यूट्यूब शॉर्ट सेरेना में भी दिखाई दी और खाद्य कंपनी लूवो की प्रवक्ता बनी। गार्नर ने 2013 में आई जीवनी परक ड्रामा फिल्म डैलस बायर्स क्लब में मैथ्यू मैकोनागी के साथ फिर से काम किया, जिसमें उन्होंने 1980 के दशक के मध्य में टेक्सास में एड्स रोगियों का इलाज करने वाली एक डॉक्टर की भूमिका निभाई। फिल्म को काफी सराहना मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। रोलिंग स्टोन के पीटर ट्रैवर्स ने गार्नर को दुर्लभ भावना और संवेदनशीलता वाली एक तेजस्वी अभिनेत्री बताया। लॉस एंजलिस टाइम्स की बेट्सी शार्की ने कहा, गार्नर को एक बार फिर एक आदर्श, सभ्य अमेरिकी लड़की के रूप में लिया गया है। हालांकि वो एक डॉक्टर है, लेकिन ये सवाल कि क्या अभिनेत्री के पास पर्दे पर लाने के लिए गहरी भावनात्मक परतें हैं, इसका जवाब यहां नहीं मिलता है। न्यूयॉर्क पत्रिका के डेविड एडलस्टीन ने कहा, यह एक अच्छी तरह से गढ़ी गई भूमिका नहीं है, लेकिन मैं इस मुकाम पर पहुंच गया हूं जहां मैं गार्नर को किसी भी भूमिका में देखकर खुश हूं। वो बनावटीपन से परे हैं। इसके अलावा 2013 में गार्नर इतालवी फैशन ब्रांड मैक्स मारा की पहली सेलिब्रिटी प्रवक्ता बनी। 2014 में गार्नर ने खेल ड्रामा फिल्म ड्राफ्ट डे में क्लीवलैंड ब्राउन्स की काल्पनिक सैलरी कैप विश्लेषक की भूमिका निभाई। फिल्म को आलोचकों से मिली जुली प्रतिक्रिया मिली और सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल के मिक लासेल ने उनकी भूमिका का वर्णन करते हुए टिप्पणी की, यह कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं है, लेकिन इसमें वो बेहद अच्छी हैं। शायद कभी कोई गार्नर को सिर्फ अच्छी होने के अलावा कुछ और करने का मौका देगा। गार्नर ने 2014 में लोकप्रिय बच्चों की किताब अलेक्जेंडर एंड द टेरिबल, हॉरिबल, नो गुड, वेरी बैड डे के डिज्नी रूपांतरण में स्टीव कैरेल के साथ सह अभिनय भी किया, जिसमें उन्होंने मुख्य पात्र की मां की भूमिका निभाई। फिल्म ने दुनिया भर में $101 मिलियन की कमाई की। वॉशिंगटन पोस्ट की सैंडी एंगुलोचेन ने कहा, गार्नर, जिन्होंने लंबे समय से व्यस्त और अति कार्यरत माताओं की भूमिका निभाने की कला में महारत हासिल की है, इस फिल्म में सुखद रूप से तनावग्रस्त दिखाई देती हैं। 2014 में उनकी दूसरी फिल्म भूमिका जेसन रीटमैन द्वारा निर्देशित और रोजमेरी डेविड, जूडी ग्रीर, डीन नॉरिस और एडम सैंडलर के साथ सह अभिनीत ड्रामा कॉमेडी फिल्म मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन में एक अति सुरक्षात्मक मां की थी। फिल्म ने दुनिया भर में $2.2 मिलियन कमाए और द अटलांटिक के क्रिस्टोफर ओर ने कहा, गार्नर एक बेहद सतर्क मां के रूप में अपनी पूरी कोशिश करती हैं, लेकिन अंततः ये कुछ खास नहीं है।
ये भूमिका जूनो में उनके प्रदर्शन का एक व्यंग्य चित्र है, जिसमें अंतिम और आवश्यक मुक्ति का अभाव है। 2014 के अंत में कैपिटल वन ने गार्नर को अपने कैपिटल वन वेंचर एयर माइल्स क्रेडिट कार्ड के प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया। गार्नर 2015 में आई फिल्म डैनी कॉलिंस, जो लोक गायक स्टीव टिल्स्टन की सच्ची कहानी से प्रेरित एक ड्रामा है और जिसमें अल पचिनो और एनेट बेनिंग ने अभिनय किया है। में गार्नर ने बॉबी कैनेवल के किरदार की पत्नी की सहायक भूमिका निभाई। ये फिल्म चुनिंदा सिनेमाघरों में रिलीज हुई और समीक्षकों द्वारा इसकी खूब सराहना की गई। द वॉशिंगटन पोस्ट की स्टेफनी मेरी ने कहा कि गार्नर ने फिल्म को भावनाओं का एक शक्तिशाली झटका दिया। 2016 में गार्नर ने ईसाई ड्रामा मिरेकल्स फ्रॉम हेवन में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने एक ऐसी युवा लड़की की मां की भूमिका निभाई जिसे मृत्यु के करीब का अनुभव हुआ था और बाद में वो एक लाइलाज बीमारी से ठीक हो गई थी। फिल्म ने दुनिया भर में $73.9 मिलियन की कमाई की और समीक्षकों से मिलीजुली समीक्षाएं प्राप्त की, जिन्होंने महसूस किया कि यह गार्नर के उत्कृष्ट प्रदर्शन का भरपूर लाभ उठाती है। द न्यूयॉर्क टाइम्स के केन जावरोव्स्की ने एक समर्पित और भावुक प्रदर्शन की प्रशंसा की, जबकि द गार्जियन के नाइगल स्मिथ ने एक अन्यथा अत्यंत चालाकीपूर्ण फिल्म में उनके सूक्ष्म रूप से गढ़े गए काम को बेहद प्रभावी पाया। 2016 में ही गार्नर ने समीक्षकों द्वारा बुरी तरह से आलोचना की गई कॉमेडी फिल्म 9 लाइव्स में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने एक काम के प्रति जुनूनी पिता की दूसरी पत्नी की भूमिका निभाई, जिसका दिमाग अपनी बेटी की नई बिल्ली के अंदर फंसा हुआ है। गार्नर ने मदर्स डे 2016 में एक बिना श्रेय वाली कैमियो भूमिका निभाई। गार्नर ने ड्रामा फिल्म वेकफील्ड में अभिनय किया, जिसका प्रीमियर TIFF में हुआ और ये मई 2017 में रिलीज हुई। 2017 में ही उन्होंने द ट्राइब्स ऑफ पालोस वर्डेस और अपनी दोस्त जूडी ग्रीर के निर्देशन में बनी पहली फिल्म अ हैपनिंग ऑफ मॉन्यूमेंटल प्रोपोर्शंस में भी अभिनय किया। 2018 में उन्होंने लव साइमन में सह अभिनय किया, जो युवा वयस्क उपन्यास साइमन वर्सेस द होमो सेपियंस एजेंडा का रूपांतरण है। उसी वर्ष गार्नर ने नेटफ्लिक्स की मूल एनिमेटेड प्री स्कूल श्रृंखला लामा लामा में मामा लामा की भूमिका को आवाज दी और एक्शन रिवेंज फिल्म पेपरमिंट में मुख्य भूमिका निभाई, जो 7 सितंबर को रिलीज हुई थी। अगस्त 2018 में गार्नर को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर एक स्टार से सम्मानित किया गया। वैरायटी ने उनकी शानदार मनमोहकता की प्रशंसा की और कहा कि वो टॉम हैंक्स के बाद दूसरे स्थान पर हैं। 2018 में ही उन्होंने HBO कॉमेडी सीरीज कैंपिंग में मुख्य भूमिका निभाई, जो इसी नाम की ब्रिटिश टेलीविजन श्रृंखला पर आधारित थी। 2020 के दशक 2020 में गार्नर ने क्विबी कॉमेडी मिनी सीरीज होम मूवी द प्रिंसेस ब्राइड में अभिनय किया, जो 1987 की इसी नाम की फिल्म का एक प्रशंसक निर्मित रूपांतरण था, जिसे कोविड-19 महामारी के दौरान सामाजिक अलगाव में बनाया गया था। जानबूझकर DIY शैली में फिल्माई गई इसे वर्ल्ड सेंट्रल किचन के लिए धन जुटाने के लिए बनाया गया था। उन्होंने मिगुएल आर्टेटा द्वारा निर्देशित और मार्च 2021 में रिलीज हुई नेटफ्लिक्स पारिवारिक कॉमेडी फिल्म यस डे का निर्माण और उसमें अभिनय भी किया। 2022 में गार्नर ने विज्ञान कथा एक्शन फिल्म द एडम प्रोजेक्ट में अभिनय किया, जिसमें उनकी फिल्म 13 गोइंग ऑन 30 के सह कलाकार मार्क रफालो के साथ उनकी पुनः मुलाकात हुई। उसी वर्ष उन्होंने अमेज़न प्राइम वीडियो की विज्ञान कथा कॉमेडी श्रृंखला अपलोड के एक एपिसोड में अतिथि भूमिका निभाई। 2020 में वो स्टार्स सिटकॉम पार्टी डाउन के पुनरुद्धार में एक नियमित कलाकार के रूप में दिखाई दी। उसी वर्ष गार्नर ने एप्पल TV प्लस की सीमित रहस्य नाटक श्रृंखला द लास्ट थिंग ही टोल्ड मी में कार्यकारी निर्माता के रूप में और हन्ना हॉल के रूप में अभिनय किया, जो इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। गार्नर ने पारिवारिक कॉमेडी फिल्म फैमिली स्विच में जेस वॉकर की भूमिका निभाई, जो नवंबर 2023 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। उसी वर्ष ये भी पता चला कि गार्नर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की सुपर हीरो फिल्म डेडपूल एंड वुल्वरीन में इलेक्ट्रा नेचियोस के रूप में अपनी भूमिका को फिर से निभाएंगी, जो 26 जुलाई 2024 को रिलीज हुई थी। अन्य उद्यम गायन प्रदर्शन 2002 में एक्शन थ्रिलर सीरीज एलियास के रेंडेजवर्स नामक एपिसोड में गार्नर ने सिंस आई फेल फॉर यू गीत का एक संस्करण गाया, जिसके बोल उन्होंने खुद लिखे थे। उन्होंने 2003 में स्केच कॉमेडी सीरीज सैटरडे नाइट लाइव के एक एपिसोड की मेजबानी करते हुए माय फनी वैलेंटाइन भी गाया,
जिसमें बेग संगीत अतिथि थे। दोनों ही प्रस्तुतियों के लिए उन्हें श्रेय नहीं दिया गया। गार्नर उन 14 अभिनेताओं में से एक थीं जो आमतौर पर गायन के लिए प्रसिद्ध नहीं हैं, जिन्होंने 4 अप्रैल 2006 को रिलीज हुए संकलन एल्बम अनएक्सपेक्टेड ड्रीम्स सॉन्ग्स फ्रॉम द स्टार्स में भाग लिया था। इस एल्बम में उन्होंने फ्रैंक लोजर की फिल्म द मोस्ट हैप्पी फेला के गीत माई हार्ट इज सो फुल ऑफ यू का एकल संस्करण गाया था। मूल संस्करण एक युगल गीत था। विक्टर गार्बर, जिनके साथ उन्होंने एलियास में सह अभिनय किया था, उसी संकलन एल्बम में एक अन्य अभिनेता। 2016 में गार्नर ने गैरी मार्शल की कॉमेडी ड्रामा मदर्स डे में डूइंग इट ऑल फॉर माई बेबी गाया और 2021 में उन्होंने पारिवारिक कॉमेडी येस डे में 4 टॉप्स के 1964 के चार्ट चयन बेबी आई नीड योर लविंग की व्याख्या की। प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा सक्रियता। बात की जाए इसके सेक्शनों की तो 2 सेक्शन हमें अब तक देखने को मिले हैं, जिनमें सिर्फ 8 एपिसोड देखने को मिले हैं। बाकी इसे एक तरह से इंग्लिश के अंदर बनाया गया यूनाइटेड स्टेट में। एप्पल टीवी की तरफ से इसका एक तरह से जो टीजर ट्रेलर है वो रिलीज़ कर दिया गया था और फाइनली इसे अभी रिलीज भी कर दिया गया है सेक्शन 2 को। बाकी मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको एक तरह से बताई दी है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।